सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम निम्न टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे प्रबंध परिभाषा, प्रबंध विशेषता, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व। इनमें से कुछ टॉपिक तो वापस हम रिपीट कर रहे हैं और कुछ नए टॉपिक ले रहे हैं। जैसे प्रबंध की परिभाषा की अगर हम बात करें, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध की विशेषता इसी बात में, एक प्रबंधक की गुण इसी से पता चलते हैं कि वो दूसरों से कितना अच्छा कार्य करवा पाता है। हम प्रबंध की कुछ विशेषता जो हमने पहले पढ़ी हुई है वो देखते हैं। प्रबंध उद्देश्यमुखी होता है, सतत प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, मानवीय क्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है और अदृश्य प्रक्रिया है। उद्देश्यमुखी तो इसलिए कहा गया कि प्रत्येक क्रिया का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। प्रबंध की क्रिया का भी एक निश्चित उद्देश्य है और वो उद्देश्य है संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति। सतत प्रक्रिया इसलिए कहा गया है कि प्रबंध की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। एक प्रबंध की कार्य खत्म हो जाता है तो अन्य दूसरे कार्य के लिए हमें पुनः प्रबंध करना पड़ता है। गतिशील प्रक्रिया इसलिए कहा गया कि ये वातावरण के अधीन है और वातावरण अपने आप में गतिशील है, इसलिए प्रबंध की प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया कही गई है। मानवीय क्रिया इसलिए कहा गया है, ये मानव द्वारा मानव के लिए ही की जाने वाली क्रिया है। और फिर हमने कहा बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध कई विषयों से बना हुआ है ना, और बहु विषयों से बना हुआ है, इसलिए इसको बहुआयामी प्रक्रिया कहा है। सार्वभौमिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है कि किसी भी संगठन में, चाहे वो लाभकारी संगठन हो, चाहे गैर लाभकारी संगठन हो, चाहे वह राजनीतिक संगठन हो, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, प्रबंध की प्रक्रिया की आवश्यकता रहती है। और अंत में अदृश्य प्रक्रिया कहा गया है। इसको अदृश्य प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको छुआ व देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। प्रबंध की कार्य यदि किसी संस्था में अच्छा चल रहा है तो हम कहेंगे यहाँ सब कुछ अच्छा है या संस्था का प्रबंध बहुत अच्छा है, और अगर वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो हम कहेंगे ये संस्था कुप्रबंध का शिकार है। ये पुराने टॉपिक पढ़ने के बाद, पहले के टॉपिक पढ़ने के बाद, अब हम आज का कुछ नया टॉपिक है वो लेते हैं, और ये है प्रबंध के उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको कहा है ना, प्रत्येक प्रक्रिया के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं, और प्रबंध अपने आप में एक प्रक्रिया है, इसके भी कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। हम प्रबंध के उद्देश्य को देखने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यानना पड़ेगा कि मानवीय क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य होता है, और इसका कारण यह है कि जब तक प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पहले से निश्चित नहीं हो तब तक उनकी प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा सकते। इस संदर्भ में मैं आपको सेनेका, एक महान व्यक्ति की बात बताना चाहता हूँ। वो कहता है, यदि एक व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह को जाना चाहता है तो कोई भी हवा उसके अनुकूल नहीं होगी। इसलिए उद्देश्य पता होना, किसी भी क्रिया का उद्देश्य पता होना अति आवश्यक है। और प्रबंध की क्रिया का उद्देश्य, जैसा कि आपको पता है, अंतिम उद्देश्य उसका है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्रबंध की उद्देश्य की परिभाषा को देखेंगे हम और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रबंध की उद्देश्य एक ऐसा अभिष्ट लक्ष्य है जो निश्चित क्षेत्र निर्धारित करता है तथा एक प्रबंधक के प्रयासों के निर्देशन हेतु सुझाव देता है। यह परिभाषा जॉर्ज आर टेरी ने दी है, और इस परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ मुख्य बातें हैं, वो हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसा कि क्या, प्रबंध की उद्देश्य एक ऐसा अभिष्ट लक्ष्य है। अभिष्ट लक्ष्य है, ये लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रबंधकीय क्रिया का एक लक्ष्य होना अति आवश्यक है। दूसरी जो बात कही गई है वो है इसका क्षेत्र निश्चित होता है। इसका क्षेत्र पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित होता है, और उसी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किए जाते हैं
निर्देशन दिया जाता है, ये एक निर्देशन का कार्य करते हैं। प्रबंधक के उद्देश्य एक निर्देशन का कार्य करते हैं, एक प्रबंधकों को एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि हमें किस और जाना है, किस प्रकार हमारी गतिविधियां चलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रबंधकीय उद्देश्यों को 4 भागों में विभक्त किया गया है: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य वैसे तो किसी भी संस्था का अगर हम बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? किसी भी संस्था का प्राथमिक उद्देश्य होगा जीवित रहना, विकास करना और लगातार लाभ कमाना। ये संगठनात्मक उद्देश्य भी कहा गया है, इसको संगठनात्मक उद्देश्य भी कहा गया है ना। तो संस्था का प्राथमिक उद्देश्य तो निश्चित रूप से यही होगा कि संस्था को जीवित रखना, लाभ कमाना और संस्था का विकास करना। सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की सहायता के लिए बने हुए उद्देश्य हैं। सामाजिक उद्देश्य जैसा कि अपन ने कहा, संस्था जो है समाज से बनी हुई है, समाज का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए समाज के प्रति संस्था का जब उत्तरदायित्व बन जाता है तो प्रबंधक का भी उत्तरदायित्व बन जाता है। इसलिए सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना ये एक सामाजिक उद्देश्य है। और व्यक्तिगत उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रबंधक, कर्मचारी व उद्यमी ये व्यक्ति, इन व्यक्तियों से पूरी संस्था चलती है, इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्य में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है। अब हम एक एक करके क्रम से प्राथमिक, सहायक, सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य पर थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक उद्देश्य, जैसा मैंने आपको कहा था, प्राथमिक प्रथम, सबसे पहले, सर्वोपरि, सबसे पहले प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को प्राथमिक उद्देश्य कहा है। तो एक प्रबंधक जो है ग्राहक व्यवसाय का राजा है ऐसा मान के चलता है और उसी प्रकार उनकी संतुष्टि के लिए निम्नलिखित प्राथमिक उद्देश्य प्राप्त करने की प्रयास करता है। ग्राहकों को तुरंत विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु एवं सेवा प्रदान करना। तुरंत विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु, विश्वसनीय भी होनी चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, है ना। वस्तुएं ऐसी नहीं हो कि क्वालिटी में डिग्रेडेट हो रही है ना। इसलिए ग्राहकों को तुरंत विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना। दूसरा, ऊंची किस्म के उत्पाद एवं सेवाओं को ऐसे मूल्य पर बेचना जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हो। यहाँ मूल्य की बात कही है, प्राइस की बात कही है कि वस्तु ऐसा नहीं कि हम हमारे बहुत अधिक लाभ कमाने के चक्कर में हम वस्तुओं को बहुत ज़्यादा मूल्यों पर बेच दें, है ना। तो ये प्रबंधकीय उद्देश्यों के खिलाफ होगा। हमें प्रबंधक का जो मुख्य काम है वो यही है कि अच्छे से अच्छे वस्तुएं कम कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध कराए और ऐसी वस्तुएं बाजार में लेके आए जो राष्ट्र के, न केवल व्यक्ति के हित में हो, जब बल्कि पूरे राष्ट्र में हित में हो, राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हो। तीसरी, ग्राहकों में यह विश्वास जमाना कि विक्रय की जाने वाली वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नवीन एवं आधुनिक विधि से किया गया हो, है ना। तो ये 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य जैसा नाम से पता है सहायता करता है। अब किसकी सहायता करता है? यह प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है, इसलिए इनको सहायक उद्देश्य कहा गया है। तो सहायक उद्देश्य में हम देखते हैं विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। विभिन्न संसाधन में यहाँ प्रमुख संसाधन मानवीय संसाधन है। बाकी अगर मानवीय संसाधन में गुणवत्ता उत्पन्न हो जाएगी तो दूसरे संसाधन में अपने आप गुणवत्ता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यहाँ मानवीय संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए जोड़ दिया गया है, क्योंकि मानवीय संसाधन में अगर गुणवत्ता उत्पन्न होगी तो हम हमारे प्राथमिक लक्ष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इनका यथोचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना, सही समय पे और सही जगह इनका उपयोग करना, यह भी जरूरी है। अगर रिसोर्स है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी करें। अगर किसी संस्था के पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा उसका कैश इनफ्लो है, तो कुछ भी चीज़ खरीद ली।
अनावश्यक चीज खरीद ली। ये एक प्रबंधक का काम नहीं है। प्रबंधक सोच विचार करके जिस समय जिस चीज का जरूरत होगी, जिस वस्तु की, जिस संसाधन की जरूरत होगी, उस संसाधन का खरीदारी करने का कार्य करेगा। तीसरी, इन संसाधनों के उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना ताकि सभी एक दूसरे के पूरक बने। फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ इनके इस संसाधन या इन संसाधनों की जो बात कही गई है वह भी मानवीय संसाधनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। मानवीय संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना। मानवीय संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करने का मतलब ये है कि अगर कोई विपणन अधिकारी है, वह वित्तीय अधिकारी की बात नहीं मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वित्तीय अधिकारी अगर उत्पादन अधिकारी की बात नहीं मानेगा तब भी गड़बड़ होने की संभावना है। तो ये सारे संसाधन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य की बात करें, जैसा कहा, व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग है। तो व्यवसाय या प्रबंधक को समाज के लिए भी सोचना पड़ता है और प्रबंधक यह प्रयास करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों को संतुष्ट कर सके। तो व्यावसायिक सामाजिक उद्देश्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना तथा जीवन स्तर के सुधार में योगदान करना, ये प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य, किसी उपक्रम के मानवीय संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: उद्यमी, प्रबंधक व कर्मचारी। प्रबंधक का उद्देश्य इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रबंधक प्रयास करता है कि वो सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरे, वह इसके लिए उपक्रम में अच्छा वातावरण विकसित करे। अब एक उद्यमी क्या चाहेगा? एक उद्यमी चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो व्यक्तिगत उद्देश्य में प्रबंधन ये ध्यान रखता है कि उद्यमी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। प्रबंधक क्या चाहेगा? प्रबंधक चाहेगा कि उसका विकास हो, उसकी तरक्की हो, उसकी प्रगति हो। तो व्यक्तिगत उद्देश्य में प्रबंधक अपने लिए या अपने कलीग के लिए यह प्रयास करेगा कि उनका विकास हो, उनको प्रशिक्षण मिले, उनका डेवलपमेंट अधिकतम हो। और कर्मचारी सबसे जरूरी है कर्मचारी के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण। तो प्रबंधक यह भी प्रयास करता है कि कर्मचारी को स्वस्थ कार्य वातावरण दे, समय पर सैलरी पहुंचाए, समय पर वेजेस पहुंचाए। ये व्यक्तिगत उद्देश्य में इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रबंधन प्रयास। अब हम प्रबंध के महत्व के बारे में जानेंगे। जैसा कि लिखा है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। यदि हम किसी संगठन में से प्रबंध को हटा दें तो वह संगठन में शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस बात से प्रबंधन का महत्व पता चलता है। और प्रबंधन के महत्व के कुछ अन्य बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं जो हम आगे देखेंगे। प्रबंध का महत्व अगर हम देखें तो प्रबंधन प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक है। प्रबंधन क्या करता है? प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धात्मक युग है और इस कट थ्रॉट कंपटीशन में अगर किसी संस्था का प्रबंधन अच्छा होता है, किसी संस्था का प्रबंधन उच्च स्तरीय होता है, तो निश्चित ही वह संस्था प्रतिस्पर्धा का सामना बड़ी आसानी से कर लेती है। दूसरा जो पॉइंट है, संसाधनों का विकास। संसाधन नियुक्ति के समय देखकर हम लेते हैं, लेकिन समय, काल और परिस्थिति के अनुसार उन संसाधनों का विकास अति आवश्यक हो जाता है। संस्था के अंदर जो संसाधन है एक रॉ गोल्ड के समान है। उस रॉ गोल्ड को फिनिशिंग गोल्ड बनाना ये प्रबंधन का काम है। संसाधन का उचित उपयोग। तीसरा बिंदु है संसाधन का उचित उपयोग, न्याय उचित उपयोग, इष्टतम उपयोग। ये शब्द यहाँ इस्तेमाल किए हैं। संसाधनों का उचित उपयोग, न्याय उचित उपयोग, इष्टतम उपयोग। संसाधनों का इष्टतम उपयोग। सभी संसाधन संस्था के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, पर यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है किस समय, किस परिस्थिति में किस संसाधनों का उपयोग किया जाए। और अगर हम सही समय सही संसाधनों का उपयोग करेंगे तो संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हम
कर पाएंगे। चौथा बिंदु है नवाचार व इनका उपयोग। नवाचार संस्था के लिए अति आवश्यक है। एक प्रबंधक अपनी बुद्धिशीलता, अपनी तकनीक के कारण संस्था में नित्य नए प्रयोग करता रहता है और उन प्रयोगों से संस्था में नवाचार लेके आता है। यहाँ नवाचार का अर्थ है कुछ नया। मैं पुनः रिपीट करूँगा, यहाँ नवाचार का अर्थ है कुछ नया, नई तकनीक, नव परिवर्तन, नया उत्पाद, कुछ भी नया। और ये प्रबंधक की जिम्मेदारी बन जाती है कि संस्था में नवाचार लेके आए, कुछ नया लेके आए, समथिंग न्यू किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लेके आए। अगला बिंदु, पांचवा बिंदु है संगठनात्मक अस्तित्व व विकास। संगठन के अस्तित्व और संगठन के विकास के लिए यह पहले भी बता दिया गया है कि एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है। अगर किसी संगठन को तरक्की करनी है, किसी संगठन को प्रगति करनी है, किसी संगठन का विकास करना है, तो वो अच्छे प्रबंधन से ही हो सकता है। इसलिए प्रबंधन संगठन के अस्तित्व को बनाए रखता है और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के साथ लगातार लाभ कमाकर उसके विकास में योगदान प्रदान करता है। यही नहीं, अगला जो छठा बिंदु है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का आर्थिक विकास भी प्रबंधन से ही संभव है। एक प्रबंधन अपनी इकाई में कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु लेके आता है और इससे वह कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है, पूंजी निर्माण का काम करता है। और जब पूंजी निर्माण का काम होता है तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाता है। फिर बात करते हैं सातवें बिंदु की, विभिन्न रुचि समूह में समन्वय। विभिन्न रुचि समूह, जैसे किसी की उत्पादन में रुचि है तो किसी की विपणन में रुचि है, किसी की मानव संसाधन में रुचि है, किसी की वित्तीय क्षेत्र में रुचि है। इन विभिन्न रुचि समूह में आपस में समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? प्रबंधन करता है। और यह अति आवश्यक है। अगर इन विभिन्न रुचि समूह में समन्वय नहीं होगा तो अच्छा, सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमारे पास बहुत पैसा होगा, हमारे पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होगी, हमारे पास मानव संसाधन की कोई कमी नहीं होगी, फिर भी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि एक अच्छे प्रबंधक के द्वारा इन विभिन्न रुचि समूह में आपस में समन्वय स्थापित किया जाए और इस आपसी समन्वय से संस्थागत विकास किया जाए। और अंतिम बिंदु है समाज में स्थायित्व। समाज में स्थायित्व लेके आता है, समाज को विभिन्न वस्तुएं प्रदान करता है, समाज को विभिन्न वस्तुएं कम कीमत पर, उचित कीमत पर प्रबंधन के द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए समाज को एक दिशा मिलती है और समाज में स्थायित्व आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी टॉपिक को आप ढंग से देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।